सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऐलान के साथ ही मुल्क की मईशत की ग्रोथ को एक नई सिमत मिली है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 5 साल और 10 साल टारगेट सेट कर लिए गए हैं। उड़ान पाकिस्तान एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल प्लान 5 ईज फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है, जिसमें एक्सपोर्ट्स के लिए 5 सालों में $60 अरब का एक बड़ा हदफ रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 से 33 अरब डॉलर्स के लगभग हैं, यानी हर साल $6 अरब की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अब ये कैसे होगा, ये अपनी जगह एक सवाल है। फिर ई पाकिस्तान के तहत फ्रीलांसिंग और आईटी की एक्सपोर्ट $5 अरब तक ले जाने का हदफ है। गुज़िश्ता माली साल में आईटी की एक्सपोर्ट तकरीबन $3 अरब रही है। इस साल भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तेज इंटरनेट के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज वियतनाम और दुबई मुंतकिल हो रही हैं। गुज़िश्ता साल इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश से नुकसान उठाने वाले ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा है। इससे $1 अरब 62 करोड़ का नुकसान हुआ, जो सूडान और म्यांमार जैसे खाना जंगी के शिकार ममालिक से भी ज्यादा है। उड़ान पाकिस्तान में ग्रीन हाउस गैसेस को भी 50% तक कम करने का फैसला किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के शहर कई बार पहले नंबर पर आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन $375 अरब है, जिसे 10 साल में $1000 अरब तक ले जाने का हदफ रखा गया है। $1000 अरब जीडीपी के लिए $500 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी कोशिशें कुछ तेज तो की हैं। अब इसका कितने नताइज इसके सामने आ रहे हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और टारगेट्स के हुसूल के लिए सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ बाज़ाब्ता कंसल्टेशन भी शुरू कर दी है, और इस सिलसिले का आगाज़ कराची से हुआ है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कराची में उड़ान पाकिस्तान पर पहली सूबाई वर्कशॉप हुई है। अब इस वर्कशॉप में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएंगे। अगर उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को मौसर तरीके से हासिल किया गया तो पाकिस्तान $3 ट्रिलियन की मजबूत इकॉनमी बन सकता है। एहसन इकबाल के मुताबिक तमाम इकोनॉमिक टारगेट्स को स्ट्रेटजी के साथ हासिल किया गया तो पाकिस्तान 10% ग्रोथ तक भी जा सकता है, यानी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 10% तक पहुंच सकता है। ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा, जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उनसे कैसे और अगले 2-3 साल के लिए खासतौर पर क्या प्लानिंग करनी होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, ये 5 ईज़ का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट ईज़ हैं। इसमें ई कॉमर्स भी एक डिजिटल इनकलाब आना है, एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, और अब इस सिलसिले में मीटिंग्स और वर्कशॉप्स भी शुरू हो गई हैं। अमली तौर पर क्या कुछ करना होगा इस वक्त हमारी हुकूमत को अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए और तमाम आदाफ हासिल करने के लिए? देखिए, आपने आदाब का जिक्र किया। उड़ान पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ख्वाहिशात हैं, उम्मीदें हैं, और उनको एक डॉक्यूमेंट्री शेप दी गई, वो लिख दी गई हैं। जो हुकूमत की उम्मीदें हैं, जो अवाम की उम्मीदें हैं, जो ख्वाहिशात हैं। लेकिन यहाँ पे एक तफरीक करना बड़ा ज़रूरी है, ख्वाहिश और हिकमत अमली में तफरीक करना। देखिए, ख्वाहिश एक शोला है, शोला हमने दिखा दिया, हुकूमत ने दिखा दिया। हिकमत अमली इंजन होता है। अब वो इंजन अभी बनाना है, इंजन अभी नजर नहीं आ रहा। ख्वाहिशात और उम्मीदें जो हैं उसको डॉक्यूमेंट करने में, सेट करने में कोई मेहनत दरकार नहीं होती, कोई खास मेहनत दरकार नहीं होती। हिकमत अमली में बड़ी मेहनत चाहिए होती है, आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप सामने लाना होता है। तो अभी तो ये आदाफ हैं, ये ख्वाहिशात हैं, ये उम्मीदें हैं। मुझे कहीं हिकमत अमली ठोस किस्म की नजर नहीं आती। आपने कहा कि क्या करना होगा। देखिए, किसी भी मईशत के अंदर आपने जो माशी बिल्डिंग खड़ी करनी है, चाहे वो 10 मंजिला की हो या 100 मंजिला खड़ी करनी है, उसकी जो बुनियाद है वो उसका तवानाई का सेक्टर होता है। हमेशा से तवानाई का सेक्टर उसकी बुनियाद कहलाता है। अब हमारा तवानाई का सेक्टर जो है, आप देखिए कि अगर हमारी तकरीबन 2/3 एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल की हैं, तो टेक्सटाइल के अंदर जो तवानाई का एलिमेंट है, जो बिजली का खर्चा है, जो गैस का खर्चा है, वो तकरीबन 54% टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो टोटल अखराजात है उसमें 54% का खर्चा जो है वो बिजली का होता है, या तवानाई का होता है, या पावर का होता है। अब हमारे यहाँ बिजली का टैरिफ है, वो चल रहा है कहीं 12-13 सेंट, और जो हमारे कंपेरेटिव हैं टेक्सटाइल्स के अंदर, आप बांग्लादेश को देख लें, आप चीन को देख लें, इंडिया के हद तक देख लें, वहां पे जो बिजली का टैरिफ उनके एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है
वो मिलता है 5 से 6 से 7 सेंट के दरमियान। तो जब तक ये तवानाई का सेक्टर पाकिस्तान का वो कंपेरेटिव नहीं होगा, वो लेवल्ड प्लेइंग फील्ड हम अपने एक्सपोर्टर्स को नहीं दे पाएंगे, तो वो जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, जिसमें हमने 60 बिलियन का कहा है, देखिए 2021 में मुझे याद आता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट एक वर्ल्ड बैंक का एक किताबचा छपा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का वो 88 अरब का है। अच्छा। अब हुकूमत ने हमें 60 अरब का बताया है। चाहे 60 अरब हो, चाहे 88 अरब हो, ये 35 अरब से या 30-31 अरब से बढ़ा के वहां पे लेके जाना है। उसके लिए ये तवानाई के अंदर जो तवानाई के सेक्टर के जो इस्लाहात हैं और कंपैरेटिव बनाना है, उसके बगैर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हो सकता है अब इस वक्त फारूक साहब जो चंद एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अब नए नए गेम चेंजर के तौर पर सामने आए, हम बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर पर इस वक्त रिलाई कर रहे हैं। अभी गो के उसकी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर है, लेकिन उसमें भी बड़े बड़े प्लान्स रख लिए गए हैं कि 10 अरब डॉलर पे जाना है, फिर वो हमें शायद 25 अरब डॉलर तक भी वो लेकर जाए। और उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स पर इस वक्त पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है, या फिर आगे एक प्लान है कि वो 2-3 साल बाद जब रेकोडिक थोड़ा फंक्शनल हो जाएगा, उसमें जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो वो भी एक गेम चेंजर रोल पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्लान कर सकता है। 2-3 चीज़ों पर इस वक्त रिलाई कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी, या फिर सारी चीज़ें हमें पैरेलल लेकर चलने की ज़रूरत है? देखिए बहुत हद तक ये मईशत को पाकिस्तान के अंदर बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। बहुत हद तक ये मैथ के सवाल है। देखिए मैंने आपके सामने एक्सपोर्ट के हवाले से एक मैथ का सवाल सामने रखा कि भाई 5 से 7 सेंट बिजली का रेट है, अगर हम वहां पे जा सकते हैं तो फिर कुछ उम्मीद नजर आती है, फिर कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, फिर हम शायद एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर 12-13-14 सेंट पे बैठे रहेंगे तो फिर ये मामला नहीं होगा, ये मैथ का सवाल। इसी तरह आईटी के अंदर देख लीजिए, बड़ा मामला सिंपल है। 2 चीजें दरकार है, एक तो आपको आईटी की स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है वो क्या है, और दूसरा हुकूमती पॉलिसीज क्या है। अब हमारे यहाँ जो इंटरनेट पे स्पीड मिल रही है इंटरनेट आईटी के सेक्टर को, वो 15-20 एमबीपीएस कहलाती है, वो मिल रही है। साउथ कोरिया में 200 है। अब जरा फर्क देखिए, हमारे यहाँ 15-20-25 तक जाते हैं, वो 200 पे हैं। ये मैथ का एक सवाल है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, उनके करीब नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर आप आईटी की एक्सपोर्ट के ख्वाब बेशक देखते रहें। और दूसरा उसका एलिमेंट है हुकूमती पॉलिसी। अभी स्टेट बैंक ने कहा कि भाई आप जितनी आईटी की एक्सपोर्ट करते हैं उसका 50% डॉलर जो है वो वापस लेके आए। अगर हुकूमती पॉलिसी जो है वो रुकावटें क्रिएट करेंगी और आईटी की स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो ये मैथ का सवाल है, तो फिर हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो फारूक साहब, अच्छा इसमें एक जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी हुकूमत भी और प्राइवेट इदारे भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी एफडीआई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। पिछले 25 सालों में कोई हमारा ख़ास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई एवरेज हम ऑलमोस्ट 2 अरब डॉलर की एफडीआई लाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे दौरे हमारी डेलीगेशंस के भी हुए हैं बैरून मुल्क, और बहुत सारे बैरून ममालिक के डेलीगेशंस भी यहाँ पर आए, और बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी हो चुकी हैं। कोई 8, 10, 12, 15 अरब डॉलर की तो सॉफ्ट कमिटमेंट्स अज़रबैजान से, यूएई से, सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से हुई चुकी हैं। ये अगर थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है और ये इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स में पाकिस्तान में आती हैं, तो ये इससे कितनी बेहतरी हो सकती है, और हमारे टारगेट्स हैं उड़ान पाकिस्तान के, इसके करीब हम पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे? अच्छा, यहाँ 2 चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 100 साल की माशी तारीख खोल के देख लें, किसी भी मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू होता है, जो इन्वेस्टमेंट के अरूज की तरफ पहुंचनी शुरू होती है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से शुरू होती है। जो मुल्क के अंदर हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं वो शुरू करते हैं, और फिर उनको फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेते हैं। तो मामला जो शुरू होना है वो पाकिस्तान के अंदर से शुरू होना है, वो बाहर से शुरू नहीं होना। अब दूसरा मामला है जो हमने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक जिसको ग्रोथ कहा जाता है। अभी आपने रेकोडिक का जिक्र किया, अभी आपने कॉपर का जिक्र किया। देखिए, कॉपर का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि 2030 में तकरीबन सारी दुनिया, यूरोप खास तौर पे, जीरो एमिशंस पे जा रही है। अब आपने चाहे सोलर पैनल बनाना हो, आपने विंड टर्बाइन बनानी हो, आपने बैटरीज बनानी हो, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी हो, उन सब की जो जान है वो कॉपर है। वहां पे तांबा चाहिए आपको वो सब चीजें बनाने के लिए, और वो खुदा ने कोई तीसरा चौथा बड़ा जो रिजर्व है वो पाकिस्तान को दे रखा है। अब 2028 में कहा जा रहा है कि हमारी पहली जो
माइन है, जो रेकोडिक का आपने जिक्र किया, वो प्रोडक्शन में जाएगी, तो वो दुनिया भर को उसकी जरूरत होगी। तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में आने की उम्मीद रखी जा सकती है, अगर हम उस सेक्टर को कंपैरेटिव चलाएंगे, अगर हम उस सेक्टर में वो हाल नहीं करेंगे जो हमने माजी में किया है। आपको याद होगा कि हमने रेकोडेक के साथ क्या किया था, और फिर वर्ल्ड बैंक में हम गए थे और फिर हमें 7-8 अरब डॉलर की वहां पे जो पेनल्टी पड़ी थी। तो अगर तारीख से सबक सीख के हम इसको अब मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करेंगे, तो फिर उसमें बहुत सारी जो है वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो अब फारूक साहब, जो लोकल इन्वेस्टर की दिलचस्पी की या फैसिलिटेशन की आपने बात की, अभी हमने एक केस पीआईए का देखा, अभी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की एक बड़ी फहरिस्त है जिनको प्राइवेटाइज होना है, उसके लिए हमारे अपने लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो है। उसमें भी हमने देखा 6 बिडर्स आए, वो बाद में एक ही बिड आई सामने, और वो भी एक बहुत ही आप समझें कि एक नाखुशगवार किस्म का वो एपिसोड था पूरा। अब अभी तक वो मामला भी पेंडिंग में है। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो दिलचस्पी या इंटरेस्ट है अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में भी, ज़ाहिर है उसमें भी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन इदारों को ओन करेंगे, लेकिन सही तौर पर मैनेज नहीं कर पा रही है हमारी हुकूमत, या पॉलिसीज़ का इशू है, प्लानिंग का कहीं फुकदान है कि अभी तक एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। उससे हमारे लोकल इन्वेस्टर के एतमाद का भी एक टेस्ट हो जाता। देखिए, हमारे पास कोई 110 से 120 के करीब जिसको हम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कहते हैं वो रखी हैं, और वो कोई 1000 अरब या 1200 अरब का सालाना जो है वो नुकसान कर डालती। वियतनाम में कोई 1000 से ज्यादा उनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी जो उन्होंने साल भर में या तो बंद कर दी और या बेच दी। अब हमने क्या तारीख से सबक सीखना है या नहीं सीखना? देखिए, पीआईए ने पिछले कोई 20-22 सालों में 800 और 30 अरब का नुकसान किया है, और उन 20-22 सालों में तकरीबन सारी बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत बनी है पाकिस्तान के अंदर। पीएमएलएन भी थी, पीपल्स पार्टी भी आई, पीटीआई भी आई, और सभी ने पीआईए के अंदर नुकसान किया। तो एक सबक हम ये सीख लें कि हुकूमत के पास, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हो, पीआईए को चलाने की काबिलियत नहीं। अब हमने देखा, जो दूसरा सबक अगर सीखना चाहें, कि पीएमएलएन की हुकूमत आई, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और पीआईए को निष्कारी प्राइवेटाइजेशन के एक अमल के थ्रू गुजारा, और वो अमल भी पूरा नहीं हो पाया, उसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई। तो एक तो सबक ये सीख लें कि या तो इसको पीआईए को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोई हुकूमत चला भी नहीं सकती, और हुकूमत इसको प्राइवेटाइजेशन करने में भी नाकामयाब रही है, तो फिर या तो उसको बंद कर दिया जाए, और या फिर वो जो 830 अरब है या 88 अरब 90 अरब सालाना नुकसान है, उसको जारी रखा जाए। तो तारीख से कुछ सबक सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर, चलें इससे मुतालिक तो एक फ़ैसला कर लें, लेकिन जो दीगर एसओईज़ हैं जिनका नंबर इसके बाद आना था, उसमें स्टील मिल या और बहुत सारी डिस्कोज वगैरह हैं, उसमें एचबीएफसी भी शामिल है, और कई ऐसे इदारे शामिल हैं जिनको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, तो फिर उनकी बारी कब आएगी? ये हुकूमत भी अपना कोई 1 साल गुजार चुकी है, आईएमएफ की भी डिमांड है कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, अपनी हुकूमत पर से बोझ थोड़ा कम किया जाए, हुकूमत भी करना चाहती है, हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, सेक्टर में भी अगर प्रायोरिटाइजेशन जिसको कहते हैं कि अपनी जो तरजीहात हैं उनको सीधा कर लिया जाए। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका पहले मैंने जिक्र किया था वो तवानाई का सेक्टर, उसमें लगभग 450 से 500 अरब रुपया हुकूमत नुकसान करती। अब आप सोचिए कि रियासत पाकिस्तान पूरे मुल्क की जो बिजली पैदा होती है वो पहले खरीदती है, और फिर उसको सार्फिन से बेचती है, और इस खरीदो फरोख्त में वो 450-500 अरब का नुकसान कर डालती है। रियासत पाकिस्तान का बिजली के सेक्टर में ये रोल क्यों है? क्या होना चाहिए? क्या वो 450-500 अरब सालाना नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर सकती है? तो सबसे पहले तो इसकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो है अब मेरा ख्याल में फोकस होना चाहिए, ये एक तरजीह होनी चाहिए। और प्लान रहा है कि मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स क्रिएट करने हैं, इसको प्राइवेटाइज करना है, इसको कंपैरेटिव मार्केट बनाना है, लेकिन कोई ठोस या सॉलिड किस्म का कदम उस तरफ उठता हुआ नजर नहीं आता। सही। तो अब फारूक साहब, इसका मतलब ये जो बिजली का हमारा मसला है जिससे हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री भी डायरेक्टली मुंसलिक है और मुतासिर भी हो रही है, इसका मतलब किसी एक शॉर्ट पीरियड में या एक मुख्तसर मुद्दत में, कोई 8-10 महीने में या 1 साल में, इसमें हम कोई जो हुकूमती दावे हैं वो महज दावे ही रहेंगे, उसमें हम कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ी फैसिलिटेशन होते या कोई बड़ा रिलीफ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको तो छोड़ ही दें, इंडस्ट्री के लिए भी उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं रखा हुआ है।
देखिए मुझे मेरा डर खदशा ये है कि हुकूमत बिजली के सेक्टर के अंदर बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रही, वो बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश कर रही। देखिए जो असल बीमारी है बिजली के सेक्टर में वो चोरी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर कहता है कि 45% बिजली चोरी हो जाती है, अगर सखर इलेक्ट्रिक में 30-35% बिजली चोरी हो जाती है, और हुकूमत फोकस किए हुए है कि हमने आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी रीनिगोशिएशन करनी है, तो वहां पे तो वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रही, हुकूमत बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश कर रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब हमारे मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब पेट्रोलियम डीलर्स की कुछ डिमांड्स सामने आई हैं और आने वाले दिनों में पेट्रोल का बहरान तो खुदा न खास्ता नहीं पैदा होने जा रहा है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तेल की कीमतों को डी रेगुलेट करने के खिलाफ हड़ताल की धमकी दे दी है और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मुताबिक डी रेगुलेशन का फैसला पूरी सप्लाई चेन को दरहम बरहम करके रख देगा। डीलर्स एसोसिएशन ने तेल की कीमतों को डी रेगुलेट करने के हुकूमती फैसलों को मुस्तरद करते हुए मुल्क गिर हड़ताल की धमकी देते हुए कहा है कि तेल की कीमतों को डी रेगुलेट करने से एक गैर मुल्की कंपनी को पाकिस्तान की एनर्जी मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा, जो माशी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान 15 दिन से ज़्यादा ज़रूरत का तेल ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। इससे कबल लुब्रिकेंट्स और हाई ऑक्टेन की मार्केट को डी रेगुलेट किया जा चुका है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मजीद खबरदार यह भी किया है कि इस इकदाम के नतीजे में इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो सकता है और एक्सचेंज रेट की कदर में वाज़ेह कमी होगी, जिससे मईशत को ओवरऑल एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पेट्रोलियम सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक कीमतों को डी रेगुलेट करने से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की शरह दोबारा बढ़कर 30% तक पहुंचने का भी खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ओपन मार्केट में डी रेगुलेट नहीं किया जा सकता। सस्ते पेट्रोल और डीजल की फरोख्त के चक्कर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनके डीलर्स स्मगल पेट्रोल और डीजल को मिलावट करके फरोख्त करेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की वजह से मुल्क को सालाना $1 अरब से जायद का नुकसान हो रहा था। रोजाना तकरीबन 10 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में स्मगल की जा रही थी, जो पाकिस्तान की सालाना खपत का 20% बनती हैं। हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर बड़ी कामयाब कार्रवाई की, स्मगलिंग को रोका, जिससे कौमी खजाने को फायदा भी हो रहा है। अगर स्मगलिंग फिर बढ़ती है तो नुकसान फिर पूरे पाकिस्तान का होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वजारत पेट्रोलियम को खत लिखा है और एक कहा है कि डी रेगुलेट फार्मूले की मुखालफत हम करते हैं और साथ ही साथ डीलर्स के मार्जिन में इजाफा भी मांगा है। पेट्रोलियम डीलर्स ने फी लीटर मार्जिन 4% इजाफे से ₹13 पर लाने का मुतालबा किया। अब यह मुतालबा क्यों किया गया है और डी रेगुलेट की जो मुखालफत की गई है उस पर हुकूमत का अब क्या जवाब आता है, ये भी देखना होगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन शाह साहब जो स्पोक्स पर्सन है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहले तो जो डी रेगुलेट करने का फॉर्मूला है, इसकी आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, अपने अल्फाज में भी आप बता दीजिएगा कि क्यों ये मुखालफत की जा रही है और क्यों हुकूमत आपका मुतालबा तस्लीम नहीं कर रही है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल पर लेने का। बात यह है कि आपकी जो इन जनरल अगर किसी भी इंडस्ट्री को आप डीरेगुलेट करते हैं और उसके ऊपर से आप अपना हुकूमती कंट्रोल ख़त्म करते हैं, तो ये रिटेलर्स के लिए और बल्क रीसेलर्स के लिए ये खुशाइंद बात होती है। लेकिन हमारे केस में हम लोगों को इसके मुज़बिरात को थोड़ा सा ज़रा डीपर और इंडस्ट्री से आगे जाके बीइंग अ पाकिस्तानी देखना होगा, और इसके अंदर जो इसके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इफेक्ट्स हैं वो बहुत कैटास्ट्रोफिक हैं और वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होंगे। इसलिए हम इसको हर लेवल के ऊपर कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर डी रेगुलेट ना की जाएंगी कीमतें तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा, फिर इसका प्रोसेस क्या होगा? सब कुछ प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होगा, हुकूमत एज स्टेक होल्डर इसमें से पीछे हो जाए, ये आप लोगों की बुनियादी डिमांड है? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत इसमें से पीछे हो जाए। हम ये समझते हैं कि ओगरा एक बहुत जिम्मेदाराना तरीके से इसकी प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा है और एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारे को इसमें से निकाल देना और चीज़ों को प्राइवेट कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ देना अवाम के साथ एक निहायत नाइंसाफ़ी होगी। हम समझते हैं कि ये प्राइवेट लॉबिस्ट ये काम कर रहा है और ये मुल्क और अवाम के मफाद में, हमारी मईशत के मफाद में और हमारे मुल्की इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। सही। और अगर ये हुकूमत आपकी डिमांड तस्लीम करती है और इसको मान लिया जाता है इस मुतालबे को, तो उससे आवाम का, एंड कंज्यूमर का आप कोई फ़ायदा होते देखें ना, यानी उससे कोई कीमत में कोई उतार चढ़ाव में कोई फ़र्क पड़ सकेगा पेट्रोल की? बिल्कुल, इसमें नुकसानदेह इफेक्ट आएगा। आप ये देखिए कि दहाइयों से लुब्रिकेंट ऑयल, जिसे हम उर्फ़े आम में मोबिल ऑयल कहते हैं,
ये डीरेगुलेटेड है इसकी प्राइसेस। इसी तरह जो HOBC है 100 ऑक्टेन ब्लेंडिंग कंपोनेंट, ये भी डीरेगुलेटेड है, लेकिन इसके डीरेगुलेट होने से अवाम को सिर्फ नुकसान हुआ है। और उसमें फायदा ना होने की वजह यह है कि पाकिस्तान में जो एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज हैं, कंपटीशन लॉज हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तक कितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को या दीगर कंपनीज को कार्टेल बनाने से और कीमतों को कंट्रोल करने से रोक सका है। तो इतने कमजोर हालात के अंदर कतन इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। ये कार्टेलाइजेशन होगी जैसे लुब्रिकेंट में और HOBC में हो रही है, और नुकसान हमेशा की तरह अवाम का होगा, इसमें हमें कोई शक नहीं है। सही। और फिर ज़रा आवाम को समझाने के लिए जो डी रेगुलेशन से मुराद आपकी क्या है, ज़रा ये भी आसान अल्फाज में अगर हमारे सुनने वालों के लिए आप बता सकें, ताकि उनकी भी ये समझ आए कि आप कह क्या रहे हैं, आपकी बुनियादी डिमांड है क्या, और पूरा इसके पीछे गेम होता क्या है। देखिए, इस वक्त जो मैकेनिज्म है वो ये है कि PSO की इंपोर्ट प्राइस के मुताबिक हमारा जो इसमें अथॉरिटी है रेगुलेशन की, रेगुलेटर जो है पेट्रोलियम प्राइसेस का, वो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एक हुकूमती इदारा है। ये कीमतों का तयन हर 15 दिन के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत और दुनिया में जो डॉलर के साथ रुपये की पैरिटी है उसके मुताबिक ये एक मुतवाजन फैसला करता है। सही। अभी जो प्रपोजल है वो ये है कि ये तमाम कंट्रोल खत्म करके और ये तमाम कंट्रोल दे दिया जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक शेल, लाइक टोटल, लाइक बाइको, लाइक अरामको, इनको ये सारा कंट्रोल जो है उनके हवाले कर दिया जाए। हम समझते हैं कि ये एक इंतहाई, देखिए इन कंपनीज का बुनियादी मकसद मुनाफाखोरी है। ये प्रॉफिट अर्निंग इदारे हैं, इनका मकसद अवाम की जो है वो प्रोटेक्शन राइट्स की नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा इदारा अवाम के राइट्स को कंट्रोल कर रहा है उसी इदारे के पास ही कंट्रोल रहना चाहिए, ना कि उन कंपनीज के पास जिनका मकसद बिल्कुल अवाम से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। सही। ये इसका ये हसन साहब, ज़ाहिर है ओगरा इस कीमत का तयन कर रहा है, तो ये पूरे मुल्क में हर सूबे में हर शहर में हमें एक कीमत पर पेट्रोल अवेलेबल है, चाहे वो छोटा पंप हो, बड़ा पंप हो, इलाका कोई भी हो। और जब ये कंपनीज प्राइस तय करेंगी तो फिर ये डिफ़र भी हो सकता है प्राइस में। किसी जगह पर किसी कंपनी के अपने पंप पर हमें वो पेट्रोल मुख्तलिफ प्राइस का मिले, दूसरी कंपनी मुख्तलिफ प्राइस में दे रही हो, फिर ये वाला इशू भी क्रिएट हो सकता है। जी, इसमें हो सकता नहीं है। यकीनन आप अगर बात करें फॉर एग्जांपल गिलगित और बल्तिस्तान की और हमारे बलूचिस्तान के एरियाज की, तो ये पहले ही जो है महरूमियों में और बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए इलाके हैं। जो हमारे मुल्क के दूर दराज ये इलाके हैं, ख़ासतौर पे KPK के, बलूचिस्तान के और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरिया यानी कि सूबा बल्तिस्तान जो है, तो उसमें तो 40-40 रुपए महंगा होगा बनस्बत कराची के। तो ये एक शदीद नाइंसाफ़ी होगी। और इसके अंदर यस, इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि इनएफिशिएंसीज हैं जो इसको इनलैंड फ्रेट को इक्वलाइज करने के लिए, मुल्क में यकसा कीमतों के लिए जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसको इनएफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल करक से और कोहाट से कराची लेके जाया जा रहा है और सिंध से वो उठा करके आप अटक रिफाइनरी में लेके आ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों में बेहतरी की बहुत सी गुंजाइश है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इसके फैसले करने चाहिए, ना ये कि आप इसको खत्म करके कंप्लीटली कंपनीज के हवाले कर दें, तो सवाए अवाम के साथ ज्यादती के और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और उसमें एक बात को और ज़हन में रखें, जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि अमेरिका में और यूरोप में और मुख्तलिफ जगह के ऊपर डीरेगुलेशन है। बिल्कुल है, UK में है, लेकिन वहां पर महीनों के और सालों के हिसाब से उनके पास रिजर्व है तेल का। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2 हफ्ते का भी रिजर्व नहीं होता। और अगर हमने ऐसी एक वॉलेटाइल मार्केट में जहां सप्लाई इंतहाई डिसरप्टेड है और जहां पर जहाज अगर सिर्फ 1 हफ्ता ना लगे तो हमारे मुल्क में शॉर्टेज पैदा हो जाती है, ऐसी जगह पे अगर आपने डीरेगुलेट कर दिया तो आपको कुछ इलाकों में 1000 रुपए का लीटर मिलता हुआ नजर आएगा। सही। और हसन साहब, ये एक और डिमांड आप लोगों ने की है, अपने मार्जिन में 4% का इजाफा मांगा है और उससे ये 13 रुपए पर पहुंच जाएगा। और उसका भी जाहिर है जो एक बोझ है वो एक एंड कंज्यूमर पर ही हुकूमत ट्रांसफ़र करेगी। तो ये इतना हैवी डिमांड, ये 4% की क्यों आप लोग की जानिब से की गई है? इस मार्जिन को क्यों इस वक्त बढ़ाना चाहते हैं आप? सर, कतन हैवी डिमांड नहीं है। मैं सिर्फ ये कहा करता हूँ कि चीज़ों में झूठ बोलने से और चीज़ों को अंडर द कवर देने से ना उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। चीज़ों को ओपन अप करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी मुतालबे को या किसी बात को ना देखें, इंडिपेंडेंट कमीशन बना के
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से या लम से या पाइड से आप इसका सर्वे करवाएं कि क्या जो मार्जिन दिया जा रहा है इसमें पेट्रोल पंप ऑपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब है कि आप जानबूझकर पेट्रोल पंप वालों को मजबूर कर रहे हैं कि वो लोगों के साथ बेईमानी करें, मिक्सिंग करें, ये शॉर्ट मेजरिंग करें। ये चीजें अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है। सच बोलने से और प्रॉपर मुनाफा देने से ही ये मसाइल जो हैं ये हल होंगे। और इस पर इंडिपेंडेंट स्टडी का मुतालबा कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री और ओगरा जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टडी करा ले चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हमारी कॉस्ट का तयन करें। मजे की बात यह है कि जिस कंपनी ने करोड़ों लीटर बेचने हैं और जिसकी बहुत थोड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट है पर लीटर, उसका मुनाफा आज बेसिकली हमसे ज्यादा है, रिटेलर से ज्यादा है, अगर आप उसको टेक्निकली उसकी सारी कैलकुलेशन करके देखें। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डिस्पैरिटीज हैं इनको दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट स्टडी के नतीजे में उसकी परसेंटेज बना दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब, तरलीम डीलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्की मईशत के बेहतर होने के असरात तमाम सेक्टर्स में नुमायां होना शुरू हो गए हैं। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा हुआ है। मुल्की फार्मा सेक्टर ने दीगर सेक्टर्स के मुकाबले में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है। ईयर आफ्टर ईयर की बुनियाद पर अगर अद्वियात की एक्सपोर्ट में हम देखें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 61.55% का इजाफा हुआ है। और अगर मंथ बाई मंथ यानी माहाना बुनियादों पर हम देखें तो एक्सपोर्ट में 53.78% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। उज़्बेकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी दवाओं की एक्सपोर्ट दीगर ममालिक से ज्यादा रही है। यानी पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर ने अपनी पोजीशन को मजबूत किया है। फार्मा सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक फार्मा सेक्टर में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के पोटेंशियल को हाईलाइट करने पर काम कर रहा है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के मुताबिक अगर फार्मा सेक्टर पर इन्वेस्ट किया जाए तो यह सेक्टर मुल्की एक्सपोर्ट में नुमाया हिस्सा डालने का पोटेंशियल रखता है। पाकिस्तान का फार्मा सेक्टर चंद सालों में $5 बिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट हासिल कर सकता है। फार्मा सेक्टर पाकिस्तान के GDP में 1% से ज्यादा हिस्सा डालता है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए सालाना तकरीबन $2 बिलियन की बचत करता है। पाकिस्तान के पास 242 मिलियन सार्फिन की बड़ी मकामी मार्केट और 700 से ज्यादा फार्मा कंपनीज का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक मेडिसिन की एक्सपोर्ट $106 मिलियन से जायद हो गई है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान एक्सपोर्ट $80.79 मिलियन थी। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर हुकूमत फार्मा सेक्टर को तरजीहात में सर फहरिस्त रखे तो फार्मा एक्सपोर्ट्स में सालाना $3 अरब का इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर को सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल की परचेज और डिलीवरी के हवाले से चैलेंजेस का सामना ज़रूर है। अगर हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को नरम करे तो नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और डिमांड या एक्सपेक्टेशन क्या है यूनाइटेड की, ये हम जानेंगे ज़ुबैर तुफैल साहब से, जो CEO हैं तुफैल ग्रुप के, सदर हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस फार्मा इंडस्ट्री के पोटेंशियल को अगर हमें यूटिलाइज़ करना है मैक्सिमम, तो उसके लिए अब क्या उम्मीदें आपको लगाने की इस वक्त ज़रूरत है? गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और एज यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट आप लोगों को अभी मजीद क्या कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो फार्मा की करंट एक्सपोर्ट्स हैं, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक वो अराउंड $200 मिलियन हैं। और ये जैसे आपने कहा कि ये $2 बिलियन तक भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो चीज़ ये है कि जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी एफर्ट्स हैं कि वो एफर्ट्स करें। गवर्नमेंट इसमें फार्मा के अंदर गवर्नमेंट को ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। देखिए, उनके ऊपर पहले ही ड्यूटी कोई नहीं है, सेल टैक्स कुछ नहीं है। तो अब रह गया मसला कि एक्सपोर्ट करने का। तो एक्सपोर्ट करने का काम तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का है। वो कोशिश करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं तो इंशाल्लाह आज 200 है, ये 2 साल में $2 बिलियन तक भी जा सकती है। और इसमें एफर्ट्स हैं रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ओनली। तो ज़ुबैर साहब, ये इसमें हमारी टारगेट मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं? क्योंकि हम अपने नेबर कंट्रीज़ में भी देखते हैं तो वहाँ भी बड़े मजबूत नेटवर्क हैं फार्मा के, उनकी एक्सपोर्ट्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और उनकी जो मेडिसिन मार्केट्स हैं वो भी उन्होंने ज़्यादा कैप्चर की हुई हैं। तो हमें अभी कौन सी मार्केट्स को मज़ीद कैप्चर करने की, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी जो फार्मा की मार्केट्स हैं उसमें एक तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारा पोटेंशियल है। और उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, तो वहाँ हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स जा रही हैं
लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है कि वहाँ हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये बताएं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी सरप्लस है कि हम या प्रोडक्शन हम इतनी मज़ीद कर सकते हैं कि उसकी बुनियाद पर हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इतना कई गुना इजाफा कर सकें, चूँकि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं हर चंद माह बाद कोई एक ऐसा बहरान आता है जिसमें कोई एक मखसूस हमें मेडिसिन शॉर्ट होती हुई या बहुत उसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये इन हालात में, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। और रहा मसला कि रॉ मटेरियल्स का, तो रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। इसमें ज़्यादा बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा करें, और एफर्ट्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे भी एक नई मार्केट है जहाँ आजकल पाकिस्तानी फार्मा जा रही है, वो है जैसे वियतनाम है, वियतनाम में भी जाना शुरू हो गई है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में तो बहुत जा रही है। तो इन ममालिक में हमारे बहुत सारे पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बताइए कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम क्या कुछ फ़ीसद इंपोर्ट भी करते हैं या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, या फिर लोकली हमारे पास वो मौजूद है? चूँकि जिस तेज़ी के साथ पिछले कुछ अरसे में हमने ये कीमतें दवाओं की बढ़ते हुए देखी हैं, तो फिर ये उसकी बुनियाद पर ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, हमारी जो फार्मा की बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और फिर यहाँ पे उसको जो भी प्रोसेस है करके आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी रुकावट नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इस रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग पर अभी नहीं पाकिस्तान में काम हो रहा, ताकि जो इंपोर्ट बिल की सूरत में हमारे ऊपर ये बोझ मौजूद है, इसमें भी हम थोड़ी सी कमी ला सकें, उससे शायद हमारी प्रोडक्शन भी मज़ीद बढ़ सके? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो अभी बाहर से ही आ रहे हैं, वो वहीं से आएंगे। उसमें चाइना से भी आते हैं और यूरोप से भी आते हैं, तो वहाँ से वो एज इट इज़ इंपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो यहाँ से मज़ीद डेवलप करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सही। और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के अभी अगले 6 माह से 1 साल के क्या इसमें टारगेट्स हैं? अगले साल के नंबर्स कितने बेहतर हो जाएंगे इस साल से, जो कि पिछले साल की निस्बत हमने इस साल के नंबर्स को काफ़ी ऊपर जाते देखा है? इस साल आप देखेंगे इंशाल्लाह करंट ईयर में भी जो है, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी फार्मा की एक्सपोर्ट्स काफ़ी इंक्रीज होंगी। और इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी, उसमें भी बहुत जो इंक्रीज आ रहा है। वो हमारी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं। उसमें रशिया में भी जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी जा रहे हैं, इवन अमेरिका में भी जा रहे हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ तो है और कोशिशें भी जारी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट जो है इन तमाम फार्मा की और उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो एक्सपोर्ट है बहुत बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।